अशोक, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब बीजेपी की ओर से लगातार वार किया जा रहा है राहुल गांधी के फ्लाइंग किस को लेकर, और भी जो बातें उनकी ओर से कही गई भारत माता की हत्या को लेकर। लेकिन आज अब से थोड़ी देर के बाद शाम 4 बजे सदन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से संबोधन दिया जाएगा, सभी की निगाह उसी बात पर टिकी हुई है। और 2018 का भी वो वाकया याद आता है जब राहुल गांधी ने जाकर हक किया था पीएम को, उसके बाद वो वापस आते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया लेफ्ट में बैठे रहते हैं, उनको देखकर वो आंख मारते हैं। उसको भी बड़ा मुद्दा बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, और अब एक ये फ्लाइंग किस का मुद्दा भी इस वक्त छाया हुआ है। लेकिन पीएम के संबोधन में कौन कौन सी बड़ी बातें आज नजर आ सकती हैं अशोक? देखिए अंजना, साफ तौर से जो प्रधानमंत्री का भाषण होने वाला है उसमें 2024 की टोन सेट की जाएगी, एजेंडा सेट कर दिया जाएगा, क्योंकि चुनावी साल है। और 2018 में भी देखें तो कहा गया था चुनावी भाषण है प्रधानमंत्री का, और एजेंडा सेट कर दिया 2019 के लिए। 2018 में चित्रा जो कहा था कि 2023 में भी आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे, तो आज भी उम्मीद की जा रही है प्रधानमंत्री ये कहने वाले हैं कि आप 2028 में भी ऐसा ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे और हम जीतने वाले हैं। और जहां तक मुद्दों की बात है, उनका फोकस भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तमाम मुद्दों को छूने वाले हैं, जो पिछली बार जब राहुल गांधी गले लगे थे उसको लेकर भी टारगेट किया था। एक बड़ी बात है, आपने कहा कि 2028 में भी विपक्ष ऐसे ही लेकर आया विश्वास प्रस्ताव, इसका भी जिक्र हो सकता है जैसा कि 2018 में हुआ था, आप ये बोल रहे हैं अशोक? बिल्कुल अंजना, चित्रा साफ तौर से जो 2018 में 2023 की बात कही थी, आज 2023 में नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर के फिर वो यही बात दोहराने वाले हैं कि आप अगली बार फिर लेके आएंगे चुनाव से पहले, तो तब भी हम जीतने वाले हैं, जनता हम पे विश्वास करने वाली है। और दूसरी बात चित्रा ये है कि मोदी तमाम मुद्दों को छुएंगे। कल अमित शाह ने 2 घंटे के भाषण में चाहे तमाम सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दे हो, कश्मीर का मुद्दा हो, नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा हो, आज प्रधानमंत्री पॉलिटिकल भाषण ज्यादा रखने वाले हैं। जरा ये दिखा देते हैं, पीएम बोलेंगे तीर छोड़ेंगे। देखिए बीजेपी की ओर से भी बड़ी तैयारी कर ली गई है कि पीएम की बातों को किस तरह से लोगों के बीच लेकर जाया जाएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट का भी कल प्रधानमंत्री ने खुद उनकी ओर से जिक्र किया गया, आंदोलन कैसे महात्मा गांधी की ओर से 1942 में चलाया गया, और आज भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण, भारत छोड़ो, इसका नया नारा दिया गया। ये फुल स्क्रीन पर हम दिखा दें, पीएम बोलेंगे कौन कौन से तीर छोड़ेंगे, जिस पर सभी की निगाह इस वक्त टिकी हुई है, चाहे वो परिवारवाद का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, तुष्टीकरण जिसको लेकर लगातार वो निशाना साध रहे हैं, छद्म धर्मनिरपेक्षता का मामला हो, या फिर घमंडिया अलायंस है जिस शब्द का इजाद किया गया है प्रधानमंत्री की ओर से। हालांकि विपक्षी दलों की ओर से कहा जा रहा है कि ये शब्द तो हिंदी शब्दकोश में है ही नहीं। लेकिन डॉली जी, आपके पास आते हुए, अब कल तो अमित शाह ने जिस तरह की बैटिंग की, और उसके बाद आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मोर्चा संभालेंगे, एक एक सवालों का विस्तार से उनकी ओर से जवाब दिया जाने वाला है। क्या लगता है, किस तरह की उम्मीदें आप लोगों ने पीएम के भाषण से आज कर रखी हैं? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो ये सबसे बड़ी बात है कि इतनी घंटों के भाषण में मणिपुर पर रिजल्ट क्या निकला? क्या असम राइफल्स और पुलिस के बीच की मुठभेड़ बंद हो गई? क्या औरतों के साथ हो रहे जघन्य अपराध बंद हो गए? क्या घर जलने बंद हो गए? क्या वहां के लोगों को राहत मिली? नहीं मिली। उस पर कुछ नहीं है इनके पास। इनके पास वही हम बार बार कह रहे हैं, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता रहा काफिला लुटा। म्यांमार का उदाहरण उन्होंने दिया कि वहां पर सत्ता परिवर्तन की वजह से इस तरह के हालात हैं, स्थिति नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से। चित्रा जी, बार बार ये डबल इंजन की सरकार कहने वाले लोग इधर उधर की दुनिया भर की बात करेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि 3 महीने से आप बीरेन्द्र सिंह का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे। ऐसा क्या बीरेन्द्र सिंह इनके लिए कर रहे हैं कि जलते हुए मणिपुर पर फेल होते बीरेन्द्र सिंह आज भी बने हुए उस पर किस बात का इनको बीरेन्द्र सिंह पर इतना कॉन्फिडेंस है कि जिसने 3 महीने से न बेटियों की आबरू बचा पा रहा, न जलती महिलाओं को बचा पा रहा, न बच्चों को गोली लगते हुए बच्चों को बचा पा रहा, न जलते घरों को बचा पा रहा, न इधर विस्थापित हुए लोगों को बचा पा रहा, लेकिन वो मुख्यमंत्री चाहिए। क्यों चाहिए? ऐसी क्या मजबूरी है? ऐसा क्या राज उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री अगर सहयोग नहीं करते तो फिर देख लिया जाता, लेकिन सीएम की ओर से पूरा सहयोग किया जा रहा है। और विधायक कह रहे हैं चित्रा जी कि राज्य प्रायोजित। ठीक है सिद्धार्थ का जल्दी से एक जवाब ले लेती हूँ, जो आरोप आपकी ओर से लगाए गए हैं। सिद्धार्थ जी, महत्वपूर्ण सवाल तो है, मुख्यमंत्री को अगर उनके पद पर बिठा कर रखा जाएगा और उनकी ओर से हालात को लेकर जानकारी दी जाएगी, स्थितियां वहां पर बिगड़ी हुई हैं, तो विपक्ष आपसे पलटकर सवाल पूछेगा। इस पर भी जवाब दीजिए, और पीएम के भाषण से क्या उम्मीदें हैं? बिल्कुल चित्रा जी, 2 बातें डॉली जी ने कही, मैं दोनों का जवाब देना चाहूंगा। पहली बात उन्होंने कही कि इतना बड़ा भाषण हुआ, इतनी बातें बताई गई, पर परिणाम क्या निकला? यही तो कांग्रेस की समझ है।
मतलब आपको समझाया जा रहा था, जो आप चाहते थे कि मणिपुर पर चर्चा हो, चाहते थे ना आप, ऐसा कह रहे थे आप, आपने करी नहीं अपने भाषण में। जो समय आपको दिया गया उसमें आपने नहीं करा। पर जब गृह मंत्री जी ने 93, 97, 2003 एक पूरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देते हुए मणिपुर की क्या समस्या है और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या निकल सकता है, जब उस पर बात करी तो वो भी आपको समझ नहीं आई। दूसरी बात उन्होंने बोली कि इधर उधर की बात करी, वो बात नहीं करी। इधर उधर की बात करी, किसने बात करी? अरे राहुल गांधी जी का इतना हवा मचाया कि आ रहे हैं भाषण देने, पहले दिन बोलेंगे, पहली बार बोलेंगे, पहले स्पीकर, फिर चलो दूसरे दिन बोलेंगे, और आकर बोले क्या? इधर उधर की बात करी। उन्होंने बोला मेरे घुटने में दर्द हो गया, मेरा दर्द बढ़ता है तो मेरा अहंकार घट जाता है, मुझे किसी ने रुई ला करके दी, मुझे ऐसा बात की मणिपुर में गोली लगते बच्चे की, जिसे उसकी मां पूरी रात लेकर बैठी रही। हमारे और आपके घर में भी बच्चे, चित्रा जी, सोचिए कैसी स्थिति होगी। एक मां गोली लगते बच्चे को लेकर तो हम सब में लेटी चर्चा रही कर पूरी सकते हैं। रात। संसद के एक अंदर तो औरत आप ऐसी कांपकर चर्चा नहीं बेहोश होने हो दे गई, रहे। ना जाने ऐसी आपने कितनी पूरा चीजें पार्लियामेंट जो सामने हाईजैक नहीं कर आई। लिया। और क्या आप ये डॉली जी, भयावह ये नहीं था कैसा कि तरीका है? औरतों ने ये जिस कैसा, ये बहस का तरीके कैसा से तरीका है? डॉली जी, चित्रा एक बार जी, सुन लेते आप हैं, मुझे एक मौका बार सुन लेते हैं, एक बार देखिए, सुन लेते हैं। वैसे भी पूरा सदन तो आपने वैसे ही कैप्चर किया हुआ है, पूरे 18 दिन से हाईजैक्ड है, कोई चर्चा नहीं हो रही, बाहर तो होने दीजिए। मेरा कहना बस इतना है कि ये बात तय है कि ना विपक्ष को मणिपुर से मतलब था, ना उनको उस पर कोई चर्चा करनी थी, ना ये आगे करेंगे। ठीक है। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, मणिपुर की बेटी अगर देश की बेटी है तो राजस्थान की बेटी भी देश की बेटी है, उसके लिए भी दर्द छलकाइए। बंगाल की बेटी भी देश की बेटी है, छत्तीसगढ़ की बेटी भी देश की बेटी है। आपका एक तरफा दर्द निकल कर आता है क्योंकि 3 आपके घंटे पॉलिटिकल में एजेंडा बंद में हो वो फिट जाते हैं होता है। राजस्थान मैं में लोग। मानता हूं, मणिपुर में ठीक है। FIR डॉली जी, ठीक है, ये तू मैं डॉली जी, पॉलिटिक्स यहाँ पर नहीं करना नहीं, है। ये संसद पीछे इस है। प्रकार- 2018 में तेलुगु देशम पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी। 12.5 घंटे उस समय चर्चा हुई थी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सदन में आए, उनकी ओर से एक एक करके विपक्ष के तमाम आरोपों पर जवाब दिया गया, विपक्ष को धराशायी किए जाने की कोशिश की गई। उस समय पीएम का क्या अंदाज दिखा था, सुन लेते हैं। कांग्रेस को खुद पर अविश्वास है, ये अविश्वास से घिरे हुए हैं। अविश्वास ही उनके पूरी कार्यशैली, उनकी सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा है। उनको विश्वास नहीं है स्वच्छ भारत, उसमें भी विश्वास नहीं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उस पर भी विश्वास नहीं। देश के मुख्य न्यायाधीश, उन पर भी विश्वास नहीं। रिजर्व बैंक, उन पर भी विश्वास नहीं। अर्थव्यवस्था के आंकड़े देने वाली संस्थाएं, उन पर भी विश्वास नहीं। देश के बाहर पासपोर्ट की ताकत क्या बढ़ रही है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का गौरवगान कैसे हो रहा है, उस पर भी उनको विश्वास नहीं है। चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं, ईवीएम पर विश्वास नहीं। क्यों? क्योंकि उनको अपने पर विश्वास नहीं है। और ये अविश्वास क्यों बढ़ गया? जब कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग अपना ही विशेषाधिकार मानते थे, अपना ही विशेष अधिकार मान करके जो बैठे थे, जब ये जनाधिकार में परिवर्तित होने लगा तो जरा वहां पर बुखार चढ़ने लगा, परेशानी बढ़ने लगी। क्योंकि जब प्रक्रियाओं को प्रभावित करने की परंपराओं को बंद किया गया तो उनको परेशानी होना बड़ा स्वाभाविक था। जब भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार होने लगा तो उनको परेशानी होनी बहुत स्वाभाविक थी। जब भ्रष्टाचार की कमाई आनी बंद हो गई तो उनकी बेचैनी बढ़ गई, ये भी साफ है। जब कोर्ट कचहरी में उन्हें भी पेश होना पड़ा तो उनको भी जरा तकलीफ होने लगी है। मैं 125 करोड़ देशवासियों को भी प्रार्थना करता हूं, आपको इतनी शक्ति दें कि 2024 में फिर से आप अविश्वास प्रस्ताव ले आए और नामदार के आग्रह में प्रार्थना ही कर सकता हूं, क्योंकि हमने देखा है एक ऐसी मानक प्रवृत्ति बन चुकी है कि देश के सेनाध्यक्ष को किस भाषा प्रयोग किया गया, क्या कभी होता है? क्या देश के सेनाध्यक्ष के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाएगा? आज भी हिंदुस्तान के हर सिपाही
जो सीमा पर होगा, जो निवृत्त होगा, आज उसको इतनी गहरी चोट पहुंची होगी जिसकी सदन में बैठ करके हम कल्पना नहीं कर सकते। जो देश के लिए मर मिटने के लिए निकले हैं, जो देश की भलाई के लिए काम करते हैं, उस सेना के जवानों की पराक्रम को, उन पराक्रमों को स्वीकारने का आपको सामर्थ्य नहीं होगा। लेकिन आप सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला स्ट्राइक बोले, आप सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला स्ट्राइक बोले, यह देश कभी माफ नहीं करेगा। आपको गालियां देनी है तो मोदी मौजूद है, आपकी सारी गालियां सुनने के लिए तैयार है, लेकिन देश के जवान जो मर मिटने के लिए निकले हैं उनको गालियां देना बंद कीजिए। सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला स्ट्राइक, इस प्रकार से सेना को अपमानित करने का काम निरंतर चलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा यह अविश्वास, ये कांग्रेस की फितरत है। कांग्रेस ने देश में अस्थिरता फैलाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव की संवैधानिक व्यवस्था का दुरुपयोग किया।